नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिहार एसएससी का बिहार सचिवालय सहायक या कह सकते हैं बिहार एसएससी सीजीएल 3 का जो एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। ये एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर 2011 में। ये एग्ज़ाम हो चुका है बिहार सचिवालय सहायक का। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। आपको 2-3 चीज़ तो मस्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सिलेबस देखना चाहिए, क्या क्या पूछ रहा है। सेकंड, प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है। ओके, और थर्ड तो आपका अपना प्रिपरेशन कि करंट को भी ध्यान में रखकर आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक का जो ये आपको एग्ज़ाम हुआ है 2011 का पेपर है। इसके बाद हम पूरा सीरीज 11 में एग्ज़ाम हुआ है इसका, आपको 14 में एग्ज़ाम हुआ है, सर 11 में, 13 में इसका प्री और मेंस, फिर 15 में एग्ज़ाम हुआ है, 2016 में एग्ज़ाम हुआ है, 2017 में एग्ज़ाम हुआ है। तो सभी का दोस्तों हम क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल हम 2011 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इससे आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है वो भी आपको पता चल जाएगा और साथ ही साथ सिलेबस भी पता चलेगा क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है। जीएस के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जीएस पूछता है, जनरल स्टडी, ओके, उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है, केंद्रीय जल एवं विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका आंसर है एक, खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ है? तो पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों खड़गवासला है। यहाँ पर केंद्रीय जल विद्युत केंद्र का मतलब यहाँ केंद्र है। ओके, और यहीं पर खड़गवासला में ही, पुणे महाराष्ट्र में ही आपका एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का एग्जाम भी होता है, आप जानते होंगे। इसका भी यहाँ पर सेंटर है, ओके, हेडक्वार्टर है। तो ध्यान रखिएगा, खड़गवासला। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के क्रांति से प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। देखिए, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? मतलब कौन सा इसमें से नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या तात्या टोपे, इनमें से किन्हें अपने मित्र ने उनको धोखा दिया? आप इतिहास में बहुत ज़्यादा जगह पढ़े होंगे दोस्तों। मीर कासिम, मीर जाफर का, पृथ्वीराज चौहान का जयचंद ने धोखा दे दिया तो उसको। बहुत सारा ऐसा उदाहरण है कि एक दूसरे को धोखा दिया सत्ता हथियाने के चक्कर में। और यहाँ भी वही है कि उनको एक मित्र ने धोखा दे दिया जिसके कारण वो पकड़े गए और मारे गए। तो ये आपके तात्या टोपे कौन थे दोस्तों? तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग भी था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का नेतृत्व कहाँ किया था? तो जगदीशपुर आरा से। नाना साहेब खुद कहाँ से? कानपुर से थे, वहाँ से ये क्रांति किए थे। बख्त खां दिल्ली से। पूछता है कि आपको मैच करने के लिए कौन कहाँ पे थे, तो बख्त खां दिल्ली से, याद रखिएगा। बेगम हजरत महल, इनका नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में 1857 के क्रांति में कि बेगम हजरत महल कहाँ से थी, तो लखनऊ से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। और रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों हीरोज़, ये भी नाम पूछता है, हीरोज़ से लड़ते हुए, ये अंग्रेज़ का कह सकते हैं कि एक सेना था, हीरोज़ से लड़ते हुए इनको वीरगति की प्राप्ति हुई थी रानी लक्ष्मीबाई को। मौलवी अहमदुल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फैज़ाबाद से अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है, फैज़ाबाद से किसने नेतृत्व किया था विद्रोहियों का? तो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक। और बरेली से खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड नंबर। 1929 में किसकी अध्यक्षता में एक आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? पूर्ण स्वतंत्रता का। देखिए 1929 में आप जानते होंगे लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में रावत नदी के तट पर, आपको पता होगा, 26 तारीख को, ओके, 26 तारीख को इन्होंने मतलब अपना तिरंगा झंडा भी फहराया था। और इसी को कहा था कि आगे हम प्रत्येक बार कि 26 तारीख को ही मतलब तिरंगा झंडा हम फहराएंगे प्रत्येक साल। पूर्ण स्वतंत्रता की इन्होंने मांग की थी, तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, इन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। ये क्वेश्चन आपको बार बार ये मतलब दिया रहता है, तो आप ऑप्शन को रिजेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा कि बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे, कभी भी ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में जो
बनारस अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1905 का, 1905 का बनारस अधिवेशन, उसके अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जो महात्मा गांधी जिनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ओके। और 1928 में मोतीलाल नेहरू को आप जानते होंगे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। 1928 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। तो हमसे 1929 का पूछा लाहौर अधिवेशन, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कांग्रेस का अधिवेशन जो भी हुआ है 1885 से लेके और 1947-8 तक, कोई ना कोई क्वेश्चन दोस्तों आपको याद मतलब पूछा ही जाता है। जैसे 1916 का जो महत्वपूर्ण लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दल गरम दल आपस में दोनों, या मुस्लिम लीग कह सकते हैं कि दोनों आपस में मिल गया था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता। 1924 में ये भी क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए 1924 में, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ की अध्यक्षता की थी दोस्तों एक ही बार गांधी जी 1924। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू। लेकिन प्रथम महिला अगर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में पूछे दोस्तों, तो वो एनी बेसेंट, याद होगा आपको, एनी बेसेंट 1917 में हुआ था कोलकाता अधिवेशन, तो एनी बेसेंट थे। ये सब थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए, अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कांग्रेस अधिवेशन से प्रत्येक एग्जाम में। बिहार का जितना भी पीसीएस का एग्जाम दे रहा है दोस्तों, पीसीएस हो या इधर उधर जो भी, अक्सर जिसमें जीएस पूछता है तो ये क्वेश्चन पूछता है ये अधिवेशन से। 4th नंबर, इसलिए यही सिलेबस हम प्रीवियस से डिस्कस करने से क्या पता चलता है कि आपको कहाँ कहाँ टच करना है, किसको किसको ध्यान में रखना है। पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत सारे जानकारी आपको मिलेगा, और उन सारे पॉइंट को आप अच्छे से अगर देख लेते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं, तो आपका 100% मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ओके। 4th नंबर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? नीति निर्देशक तत्व आप जानते हैं कि हमारा संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 दोस्तों, वो नीति निर्देशक तत्व के बारे में लिखा हुआ अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, जिसमें गांधी जी का जो दर्शन से जुड़ा हुआ है ग्राम पंचायतों की स्थापना। ओके, ग्राम पंचायतों की स्थापना ये गांधी जी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। इसमें से आपको एक दो याद रखना चाहिए दोस्तों, कि आर्टिकल जो 38 है, आर्टिकल 38 किससे जुड़ा हुआ है? सॉरी, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन, गौ हत्या अपराध है, गौ हत्या अपराध है, किस में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 48 में ही लिखा हुआ है कि गौ हत्या अपराध है, ये ध्यान रखिएगा। 49 में, आर्टिकल 49 में क्या लिखा हुआ है? जितना भी स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय स्थान है, सरकारी पैलेस है, वस्तुओं का, इन सब का जो कंजर्वेशन, संरक्षण, ये आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, सेपरेशन ऑफ जो आपका लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी है, दोनों को अलग करना, ये किस में? आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। तो 2-4 आर्टिकल को जो इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी में, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया दोस्तों? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, और एनी बेसेंट आयरलैंड की ही थी। 5th नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता था, ब्रॉन्ज एज्ड सिविलाइजेशन। हड़प्पा क्या था दोस्तों? ब्रॉन्ज एज था। ओके, और हड़प्पा से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये प्री हिस्ट्रिक है, प्रोटो हिस्टोरिक है, या हिस्टोरिक पीरियड है? तो याद रखिएगा प्रोटो हिस्टोरिक है दोस्तों, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल है। हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक काल में रखा गया? तो आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक कालखंड किसको कहते हैं? कि जहाँ पर मतलब रिटेन चीज़ है, मतलब लिखा हुआ बहुत सारा चीज़ मौजूद है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक मतलब क्या? जहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। ओके, ना ही लिखा हुआ मिला तो उसको पढ़ा भी नहीं जा सका। जहाँ भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला दोस्तों, तो ऐसे कालखंड को हम प्राक ऐतिहासिक कहते हैं, प्री हिस्ट्रिक कहते हैं। ओके, दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिक, या इसी को आद्य ऐतिहासिक कहते हैं दोस्तों। जो अपना हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के, ये हड़प्पा सभ्यता के, वो आद्य ऐतिहासिक है। यहाँ पर लिखा हुआ बहुत चीज़ तो मिला है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। ओके, लेखन कला यहाँ है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया। 3rd है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक कालखंड दोस्तों, ऐतिहासिक कालखंड, जहाँ पर लिखा गया भी मिला है, लेखन कला है वहाँ पर, और उसको पढ़ा भी गया है बेहतरीन तरीके से। ओके, तो वो हिस्टोरिक पीरियड है, ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है जितना भी सीमा रेखा है इस सबसे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। भारत तथा चीन के बीच में कौन सा सीमा रेखा है दोस्तों? तो मैकमोहन लाइन है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। रेड क्लिफ लाइन आपको पता होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में इसको निर्धारण किया गया था, रेड क्लिफ लाइन। डूरंड लाइन दोस्तों, ये उसमें भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अब क्या हो गया? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड लाइन। ओके, एक पूछता है 17वीं समानांतर रेखा, तो ये है आपका नॉर्थ वियतनाम और
साउथ वियतनाम के बीच में ही आपका 17th समानांतर रेखा। ओके, 49th कभी कोई पूछ देता है, 49th लेटीट्यूड कह सकते हैं या अक्षांश कह सकते हैं, किसके बीच में सीमा लगाता है तो 49 डिग्री, ये आपका यूएसए और कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री। हिडेनबर्ग रेखा दोस्तों एक याद रखिएगा, हिडेनबर्ग और ओडरनीसे, हिडेनबर्ग और ओडरनीसे, हिडेनबर्ग और ओडरनीसे आपका पोलैंड और जर्मनी के बीच में सीमा बनाता है। और मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में, मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ओके, नेक्स्ट है नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। कुछ आपको घटनाएं दिया गया है, उसका मतलब अरेंज करना है कि कौन पहले उसके बाद कौन कौन है। ओके, देखिए ये एसएसएलवी नहीं, पीएसएलवी थर्ड है दोस्तों। पीएसएलवी थर्ड कब लॉन्च हो गया था तो आपका 2001 में, इसका पीरियड है 2001 पीएसएलवी। बांग्लादेश 1971 आपको पता होगा, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उसमें बांग्लादेश बना था। सिक्किम का भारत का 22वां राज्य बना दोस्तों 1975 में, 1975 में। और पोखरण फर्स्ट का परीक्षण हुआ था आपका 1974 में, पोखरण फर्स्ट जो परीक्षण हुआ था 1974। आप आसानी से इसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले 1971 मतलब सेकंड वाला, फिर आपका 1974 फोर्थ वाला, तो 2431 आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। फिर थर्ड है, फिर फर्स्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। इक्वेटर लाइन कहाँ से गुजरती है दोस्तों, इक्वेटर आपको इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है पूरी दुनिया में, किस किस देश से गुजरती है, इसको जरूर पढ़ लेना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, कोई भी एग्जाम दे अक्सर एक क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा के बारे में पूछा हुआ है, तो भूमध्य रेखा इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है। ये आपका तो हो गया अमेरिका का कंट्री कह सकते हैं, ये साउथ अमेरिका का 3 कंट्री है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। फिर आपका साउथ प्रिंसिप है, गेबोन है, कॉन्गो गणराज्य है, नाम युगंडा है, कीनिया है, सोमालिया है, ये आपका अफ्रीकन कंट्री हो गया। और इधर आपका हो गया मालदीव है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया कह सकते हैं, इंडोनेशिया और किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती आपका मतलब एशिया महादेश का देश हो गया। तो हमसे पूछा है कहाँ का, इसमें से हम चूज कर लेते हैं। देखिए कोलंबिया है, कीनिया है, इंडोनेशिया है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया दोस्तों। जाम्बिया से होकर नहीं गुजरता है, सूडान से होकर नहीं गुजरता है, इथोपिया से होकर हमारा ये इक्वेटर तो कम से कम नहीं गुजरता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको कर्क रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है और भारत में कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसको भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके समय में किया था, तो हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था दोस्तों। हेनसांग कब आया था, हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर देखिए, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी, आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के आह्वान किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण जी से एक और क्वेश्चन आता है कि 1950 में दोस्तों 1950 में इन्होंने सर्वोदय योजना, सर्वोदय मतलब सबका उदय हो, इस प्रकार की एक योजना स्टार्ट किया था जयप्रकाश नारायण जी ने। ओके, नेक्स्ट है, हाँ एक ये भी क्वेश्चन दोस्तों लेखक से एक ना एक क्वेश्चन, मतलब कम से कम एसएससी में अब आपसे तो पूछा ही जाएगा। आपका जो भी करंट में चल रहा है लेखक नामी है, उसका जरूर आपको पढ़ के जाना चाहिए। लेखक का नाम मतलब किस बुक को किसने लिखा है, तो उसको आप जरूर पढ़ना चाहिए दोस्तों। एक ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। यहाँ विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर हो सकता है, इग्नाइटेड माइंड हो सकता है, ये सब आपका अब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। अरुंधति राय का एक बेहतरीन पुस्तक है दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए इनको बुकर प्राइज़ भी दिया गया है, बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ जो है इनके लिए इनको दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक का जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। बहुत सारी किताब का नाम दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भाखरा नंगल बांध कहाँ स्थित है, तो ये सतलज नदी पर दोस्तों। भाखरा नंगल बांध किस नदी पे, तो सतलज नदी पे है। ओके, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। रावी नदी पर कौन सा बांध है, तो रंजीत सागर बांध, याद रखें रंजीत सागर बांध है रावी नदी पर। चमेरा परियोजना, थीन परियोजना, ये सब रावी नदी पर है। चमेरा परियोजना, थीन परियोजना, ये सब रावी नदी पे है। चिनाब पर बहुत सारा परियोजना है दोस्तों। चिनाब अभी हाल ही फिलहाल में चिनाब नदी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। दुनिया का सबसे ऊंचा नदी पर जो पुल बना हुआ है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, तो वो भी ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा दोस्तों, एफिल टावर से भी लगभग 35 से 40 मीटर के आसपास ऊंचाई पर है चिनाब नदी पर जो पुल बना हुआ है रेलवे का, आपने न्यूज़ में देखा भी होगा हाल फिलहाल में।
तो चिनाब नदी पर आपका है दुलहस्ती परियोजना है, सलाल है, पकलडुम है, बगलिहार, ये सब चिनाब नदी पर है। ओके, और गंगा नदी पर कौन सा है तो फरक्का परियोजना है, गंगा नदी पर है। इसके अलावा बेतला नदी पर है माता टीला परियोजना है, ताप्ती पर है उकाई परियोजना है, ताप्ती पर काकरा पारा परियोजना आपको मिल जाएगा। महानदी पर जानते हैं आप कि आप हीराकुद परियोजना जो उड़ीसा में है। तो ये कुछ ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर यहाँ पर हो गया दोस्तों, सतलज नदी पर है भाखड़ा नंगल बांध। 13 कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी में वर्णन है। कल्हन आप जानते होंगे, कल्हन का नाम पढ़े होंगे इतिहास में। इन्होंने किसके बारे में चर्चा किया तो कश्मीर के इतिहास के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। कल्हन कश्मीर का इतिहास उन्होंने लिखा हुआ है। 14 राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय आप जानते हैं, राजा राम मोहन राय जी किसके संस्थापक तो ब्रह्म समाज के, ब्रह्म समाज के ये आत्मीय समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय जी थे। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटी के साथ मिलकर सती प्रथा को अंत करवाया था, राजा राम मोहन राय जी ने। ओके, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थे। रामकृष्ण मिशन आप जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद जी की थे। प्रार्थना समाज का ये आत्माराम पांडुरंग जी ने इनका प्रार्थना समाज का मतलब संस्थापक थे। ये सब पूछता है। 15 नंबर मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। अभी हम लोग ने पढ़ा था, मैगिनॉट हो गया आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में। इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग दोस्तों कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन है, हिडेनबर्ग और ओडरनिसे। हिडेनबर्ग और ओडरनिसे किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। हिडेनबर्ग और पोलैंड के बीच में कौन था दोस्तों, हिडेनबर्ग और ओडरनिसे जर्मनी और पोलैंड के बीच में था। ओके, और कभी कभी आपसे रूस और फिनलैंड के बारे में पूछ दे, रूस और फिनलैंड के बारे में पूछ दे तो वो है मैन रहीम लाइन, मैन रहीम, क्योंकि इन दोनों का बॉर्डर आपस में है। तो मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हम बता दिए हिडेनबर्ग और ओडरनिसे। मैगिनॉट याद रखिएगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में अक्सर क्वेश्चन मैगिनॉट से पूछता है, पीसीएस में भी एक बार पूछा हुआ है। 16 सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी दोस्तों ये मानसरोवर झील के पास जो है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलता है। तो तिब्बत अब तो चीन का हिस्सा हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तिब्बत अभी किसका हिस्सा है तो फिलहाल चीन ने उस पर कब्जा किया हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 17 नंबर देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा अंगीकार किया, मतलब एक प्रकार से कि हमारा जो तिरंगा झंडा है उसको कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को उसको तिरंगा झंडा को अपनाया गया था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा, क्योंकि हाल ही फिलहाल में दोस्तों इस बार जो है 15 अगस्त में, उससे पहले कुछ दिन पहले कि तिरंगा फहराने का जो पहले एक प्रकार से प्रोटोकॉल था उसमें बदलाव हुआ है। याद रखिएगा, पहले रात के समय हम झंडा नहीं फहरा सकते थे, अब कभी भी आप फहरा सकते हैं। तो तिरंगा झंडा इस बार जो है नेशनल फ्लैग हमारा चर्चा में था, तो पूछ सकता है कि नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया। यही सब चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के हमने कैसे इसको हम दोस्तों रिलेट कर पाते करंट में। तो करंट में देख लीजिए कि इससे क्या हो पाया है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, और हाल फिलहाल में क्या इससे जुड़ी कोई घटना हुई है, बिल्कुल हुआ है, तो जरूर आपको इसको देख के जाना चाहिए। ये क्वेश्चन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पूछेगा दोस्तों। ओके, क्योंकि हाल फिलहाल में ये चर्चा में रहा था। 18 भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय गान दोस्तों पहली बार 1911 में गाया गया था। ओके, 1911 में भारतीय राष्ट्रीय गान गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों, कलकत्ता जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार इसको जनगण मन को गाया गया था। ओके, और कलकत्ता इस 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, पंडित बिशन नारायण धर। याद रखिएगा, पंडित बिशन नारायण धर जी ने किया था इसको। ओके, और हमारी जो भारत सरकार है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को एक प्रकार से कह सकते हैं कि अडॉप्ट किया था। राष्ट्रीय गान को कब, 24 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रीय प्रतीक जो है हमारा, ओके, उसको अशोक स्तंभ जो है उसको दोस्तों कब अडॉप्ट किया था, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, आप जानते होंगे, वर्गीस कुरियन। कौन है, वर्गीस कुरियन। आसान क्वेश्चन है। ओके, 20 नंबर, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, तो आम है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया का नवीनतम देश कौन है, लेटेस्ट कंट्री कौन था उस समय, तो दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान, सूडान से कटकर बना था दुनिया, ये मतलब दुनिया का कह सकते हैं कि लेटेस्ट कंट्री है। 193 यूनाइटेड नेशन का ये 193 सदस्य था, इसलिए इसको दुनिया का उस समय नवीनतम देश कहा गया। अभी तक यही है दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन जिसको दर्जा प्राप्त है, तो 193 है। दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान की राजधानी कहाँ है आपका, तो ये है आपका जुबा। साउथ सूडान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, जुबा, और सूडान की राजधानी है खार्तूम। ओके,
अजरबैजान की राजधानी दोस्तों बाकू है। बेलारूस का राजधानी मिन्स्क है। बहरीन का राजधानी कहाँ है? बहरीन का राजधानी दोस्तों करीब आप मनामा। नेक्स्ट है 22 नंबर, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ है? तो बिहार में क्या है दोस्तों? बहार है। बिहार में क्या है? बहार है। तो सबसे कम लिटरेसी कहाँ है? तो बिहार में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। केरल में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। 23, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक की राजधानी का नाम दोस्तों पाटलिपुत्र। आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अशोक 269 में याद रखिएगा 269 ईसा पूर्व में मगध का राज सिंहासन पर बैठे थे अशोक 269 में। सम्राट अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और अशोक जब उसका राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी में, उसके 8वें वर्ष में दोस्तों कलिंग पर अपना विजय प्राप्त किया था। और आप जानते हैं कलिंग में इतना भारी नरसंहार हुआ था जिसके बाद अशोक का मन जो है द्रवित हो गया। एक प्रकार से कह सकते हैं कि मन में उसको बहुत ज़्यादा दया आ गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कितने मासूमों का हम लोग खून बहा रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ओके। 24, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहा है संबंधित है। देखिए फर्स्ट इंजीनियर ग्रेजुएट जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री हैं तो बिहार के 2 बार क्या दोस्तों? आप तो जानते हैं नीतीश कुमार। इनके बारे में अब ये कहा जाने लगा है कि मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मैं मुख्यमंत्री रहूँगा। 8वीं बार शपथ लिए हैं इस बार नीतीश कुमार जी। कुर्सी चाहे कोई भी रहे, बीजेपी रहे, आरजेडी रहे या कोई और आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री इनको चाहिए, ये किसी के साथ अपना आ जा सकते हैं। तो ये 8वीं बार याद रखिएगा, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लिए नीतीश कुमार जी। ये फर्स्ट इंजीनियर थे। ओके। नेक्स्ट 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा, यही सब चीज़ दोस्तों, यही सब नया चीज़ क्या था? बस हम आंसर कर देते कि बिहार से, आपको इससे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन 8वीं बार जो क्वेश्चन पूछ सकता है नीतीश कुमार से, क्योंकि ये भी चर्चा में रहे हाल फिलहाल में, कई बार शपथ लिए? तो 8वीं बार शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री का, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आप जानते होंगे आसियान की स्थापना दोस्तों 1967 8 अगस्त 1967 को आसियान का मतलब इसकी स्थापना हुई थी। ओके। इसमें टोटल 10 देश शामिल है। कौन कौन? आपका म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, फिलीपींस है। ओके। ये टोटल 10 देश इसमें शामिल है। तो कौन नहीं दोस्तों? तो वियतनाम, बांग्लादेश, म्यांमार है, दारुसलाम, ब्रुनेल, दारुसलाम ये इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और इंडिया इसका सदस्य तो नहीं है दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा 1996 से भारत इसका पूर्ण संवाद सहभाग है। ओके। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखिएगा। आसियान, सार्क, नाटो इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो नाटो जरूर आपको पढ़ के जाना चाहिए। नाटो से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। यूनाइटेड नेशन हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कई सारे संस्थाएं हैं। DRDO है दोस्तों, DRDO के बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए। इसरो है, नीति आयोग है, जो हमारी संस्था है, RBI है। ओके। इस सब के बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। यही सब चीज़ क्या है? क्वेश्चन यहीं से आना है। एकदम कह सकते हैं कि क्वेश्चन आउट रहता है आपको, बस आप एक प्रकार से मल्टी डायमेंशनल सोच नहीं पाते दोस्तों। आपको लगता है कि ये बताएगा क्या, ये सामने वाला यूट्यूब पर जो बता रहा है थोड़ा बहुत, ये क्या बताएगा, इसको नॉलेज ही कितना है। लेकिन दोस्तों यदि आप अच्छे से सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं, और टाइम टू टाइम यदि देखते रहेंगे तो हम वो सब सारी चीज़ बता देते हैं। और उस पर आप यदि वर्क करते हैं, सब चीज़ को यदि आप कॉपी में एक्स्ट्रा जो हम बताते लिख लेते हैं, 100% आपका रिजल्ट होगा। और अमूमन क्वेश्चन वहीं से आता है। आप देख लीजिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। 26 देखिए, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ऑब्वियसली भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, 2 बार राष्ट्रपति रहे दोस्तों। कहाँ से थे? बिहार से थे। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी, इनको आजाद शत्रु और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, आजाद शत्रु या देश रत्न। महाप्रयाण घाट दोस्तों पटना में है। ये राजेंद्र प्रसाद जी का कह सकते हैं समाधि स्थल है, महाप्रयाण घाट। एक सदाकत आश्रम के बारे में पूछते रहता है कभी कोई क्वेश्चन। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजरूल हक। ठीक है, मजरूल हक सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, मजरूल हक, ये भी याद रखिएगा। 27, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका दोस्तों जन्म हुआ था पटना में। आप जानते होंगे पटना साहिब जगह है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ हो गया। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ओके। 28, 1940 में गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो ये कृषि एवं खाद्य मंत्री दोस्तों,
खाद्य एवं कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। और ये क्वेश्चन पीसीएस में दोस्तों, पीसीएस में 8 मई को जो पीसीएस हुआ था बिहार बीपीएससी का एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री थे, मंत्रालय में थे, तो खाद्य एवं कृषि में। ओके। श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम, वो भी बिहार से थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। गृह मंत्री आप वल्लभ भाई पटेल आप जानते हैं। होम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे हमारे, वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। और रेल मंत्री अरुणा आसिफ अली थी। ये कुछ था मंत्रालय। तो अपने बिहार वाले जरूर याद रखें, आप उनको जगजीवन राम जी को याद रख सकते हैं श्रम मंत्री, और राजेंद्र प्रसाद जी को आप जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी आपका कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। 29 वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव किसने करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है दोस्तों। देखिए वैश्विक तापमान जो ना ग्लोबल वार्मिंग जो अचानक बढ़ रहा है, तो अपने देशों के मतलब अपने लोगों पर कार्बन टैक्स, एक प्रकार का कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया है, तो न्यूजीलैंड ने दोस्तों। कौन, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में दोस्तों एक जल संधि है, उसका नाम क्या है, तो कुक जल संधि। क्या है, कुक जल संधि, ये भी ध्यान रखिएगा। 30 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है, तो ये आपका फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्सांधिनीकरण। ये एक मतलब कह सकते हैं कि कंपनी है जिसपे बहुत ज़्यादा काम किया था। ओके, उन्नति की थी बहुत ज़्यादा। 30 का ए। 31 बेहतरीन क्वेश्चन है। इच्छा मृत्यु या यूथनेसिया, इच्छा मृत्यु को यूथनेसिया भी कहते हैं, को कानूनी रूप देने वाला पहला निम्नलिखित में से देश कौन सा है, तो ये आपका नीदरलैंड। इच्छा मृत्यु मतलब क्या, किसी को मान लीजिए अपने जीवन से अब मोह नहीं रह गया, वो चाहता है कि हम अब नहीं रहना चाहते पृथ्वी पर, इस लोक में हम नहीं रहना चाहते, तो वो स्वेच्छा से जा सकता है। ओके, लेकिन अपने देश में दोस्तों इच्छा मृत्यु का प्रावधान नहीं है, नीदरलैंड में है इसका प्रावधान। दो कौन है दोस्तों, पहला देश कौन है, तो नीदरलैंड, जरूर इसको ध्यान रखिएगा। यूथनेसिया, यहाँ रेयर से रेयर केस में दोस्तों एक बार आप सुने होंगे, एक भालू था बहुत ज़्यादा भयंकर बीमार था दोस्तों, उसको शायद इच्छा मृत्यु दी गई थी, नहीं तो अपने देश में इच्छा मृत्यु का प्रावधान नहीं है। 32 निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया, तो यह है आपका चुनाव आयोग दोस्तों। ओके, चुनाव आयोग में बिल्कुल चुनाव आयोग का अपना एक धारा है, आर्टिकल 324। चुनाव आयोग किसमें दोस्तों, आर्टिकल 324 से 328 तक चुनाव आयोग का अपना एक आर्टिकल है। 33 विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक बैठक का स्थल देवास कहाँ स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बैठक होता है दोस्तों, मतलब प्रत्येक साल इसका बैठक होता है देवास में। देवास कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड। कौन है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाल ही फिलहाल में रोजर फेडरर, टेनिस के स्टार बल्लेबाज दोस्तों, टेनिस के स्टार प्लेयर जो थे रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के ही थे। उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं दोस्तों, और उनके नाम का कह सकते हैं स्विट्जरलैंड में सिक्का चलता है, तो बहुत मतलब महानतम प्लेयर हैं रोजर फेडरर टेनिस के। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रोजर फेडरर कहाँ से थे और किस खेल से संबंधित थे, तो ये स्विट्जरलैंड से और टेनिस खेलते थे। हाल ही फिलहाल में उन्होंने लेवर कप खेला था दोस्तों, उनका अंतिम कप था लेवर कप, जहाँ पर वो हार गए थे, अन्यथा वो स्विट्जरलैंड से हैं, ये ध्यान रखिएगा। टेनिस खेलते हैं, 20 ग्रैंड स्लैम वो रिकॉर्ड जीते हुए हैं, और 21 राफेल नाडाल जो स्पेन के उन्होंने जीता है 21 ग्रैंड स्लैम। 34 ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछा जाता है, बहुत सारा मतलब कप, कौन कप किससे संबंधित है, तो बेल बार्कर कप आपका मुक्केबाजी से, किससे, मुक्केबाजी से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों हॉकी से कुछ कप आप जानते होंगे, हॉकी से आगा खां कप आप हॉकी में संबंधित है, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, फुटबॉल से डूरंड कप जानते होंगे फुटबॉल से है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, डेविस कप फुटबॉल से संबंधित है, बैडमिंटन से उबेर कप, थॉमस कप, हाल ही फिलहाल में दोस्तों जो थॉमस कप हुआ था, इंडिया ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता था, ये भी ध्यान रखिएगा। बैडमिंटन से उबेर कप है, थॉमस कप है, और क्रिकेट से तो जानते होंगे रणजी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, ये सब ध्यान रखिएगा, ट्रॉफी से क्वेश्चन आता है। 35 प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच अवस्थित है, तो तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच में दोस्तों तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालय थी। 36 निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमणि के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है, ये है आपका सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो दोस्तों उसके बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंदमठ, उसमें इनके बारे में चर्चा है सन्यासी विद्रोह का। 37 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब कौन गलत है आपको ढूंढना है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही बात है।
गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से है, बिल्कुल सही बात है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश, नहीं दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो कर्नाटक में ही है। ये है आपका कह सकते हैं ब्रह्मागिरी हिल से, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मागिरी हिल से, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश, अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश, वहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम है, बिल्कुल सही बात है, तो सी ऑप्शन हमारा गलती हो गया। 38, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, तो ये हमारा गंगूबाई हसल, ये उस समय का करंट था दोस्तों, तो ये गंगूबाई हसल ये चर्चा में थी उन दिनों 2011 में, तो ये उस समय का था। आप इस समय के जो करंट अफेयर्स है जरूर उसको ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स हमने कई सारे वीडियोज़ अपलोड किए, आप जरूर जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर दोस्तों, बहुत सारा हेल्प करेगा आपके लिए। 39 देखिए, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है, तो ये कोलंबो से अल्मोड़ा, कोलंबो से अल्मोड़ा ये आपका स्वामी विवेकानंद से संबंधित दोस्तों, कोलंबो से अल्मोड़ा। स्वामी विवेकानंद की कुछ जो पुस्तकें हैं दोस्तों, उन्होंने क्या क्या लिखा है, तो कर्मयोग पर, कर्मयोग हो गया, ज्ञान योग, राजयोग आदि पुस्तकें स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। प्रबुद्ध भारत पुस्तक, प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसका था, तो स्वामी विवेकानंद जी का पुस्तक था, सॉरी उनका जो है मासिक पत्रिका था प्रबुद्ध भारत, याद रखिएगा प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद जी का मासिक पत्रिका था। ये 39 क्वेश्चन हम डिस्कस किए दोस्तों, इसका 75 क्वेश्चन टोटल पूछता है जनरल स्टडीज़ में। ओके, तो आगे हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर उसको भी देखिएगा और इसको भी देखिए। बहुत सारी चीज़ नई चीज़ें हम बताए हैं, और जहाँ जहाँ से दोस्तों आपको जो लग रहा है कि करंट में जो रेलिवेंट है, प्रासंगिक है, उससे जरूर जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुआ है, कई सारे संस्थाएं हैं, उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में, जरूर उन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से आएगा दोस्तों, क्वेश्चन कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर आपके सिलेबस का ही चीज़ें पूछता है और लगभग सब चीज़ ऑल्ट रहता है। बस आपको क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है बेहतरीन तरीके से। आप जब ये कर लेते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम आसान हो जाता है। ओके, इसके अलावा दोस्तों यदि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, मोबाइल से पढ़ते दोस्तों, उससे बेहतरीन होगा कि आप क्या होगा, एक टैब ले लीजिए। टैब से पढ़ना दोस्तों, ये आंख पर आपको ज़्यादा पेन नहीं करेगा, आंख भी आपका प्रोटेक्ट रहेगा और अच्छे से आप पढ़ाई भी कर पाएंगे लंबे समय तक। मोबाइल में आंख दर्द करने लगता है, कई सारा है दोस्तों, अमेजोन पर इन दिनों भारी छूट चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, तो आप परचेज कर सकते हैं। आप कई सारे दोस्तों अगर किताब पढ़ने का हैबिट है आपको, जरूर आपको कुछ न कुछ समय निकाल के दोस्तों आप अपना कुछ समय टाइम को क्या कीजिए, इस सब चीज़ों पर मोबाइल से निकाल के दोस्तों, इंस्टा सोशल मीडिया अगर इस पर हैं तो उसे समय निकाल के दोस्तों आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी का रश्मिरथी बेहतरीन किताब है, जरूर आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों। मेरे टेबल पे देख सकते हैं कई सारे किताब है, इसके अलावा भी बहुत सारे किताब हमने पढ़ा है दोस्तों, बहुत सारे किताब पढ़ा हुआ है। इन दिनों हम ये सारे किताबें कह सकते हैं कि इसमें से भी बहुत सारा पढ़ लिए हैं। एल्केमिस्ट और एटॉमिक हैबिट हम इन दोनों पढ़ रहे हैं, बेहतरीन किताब है। एटॉमिक हैबिट्स आपको ये बताता है कि कैसे कैसे हम छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में, एटॉमिक मतलब क्या, परमाणु स्तर पर दोस्तों, परमाणु कितना छोटा होता है जिसको हम आँख से भी नहीं देख सकते, उसी प्रकार से यदि हम अपनी आदतों को बहुत छोटी स्तर से ही अगर हम सुधारना चाहें, और कोई गलत आदत है तो बहुत छोटी स्तर से यदि हम उसको छोड़ना चाहें, अच्छी आदत को हम अपनाना चाहें और बुरी आदत को हम छोड़ना चाहें, बहुत छोटे स्तर से ही दोस्तों, एकदम माइन्यूट लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे भी अगर हम करना चाहें ना, अगर हम डिसाइड कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि हमको ये चीज़ करना है, तो उसका जो रिजल्ट आता है अल्टीमेटली दोस्तों बहुत दिनों बाद बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। मतलब कह सकते हैं कि कल्पना से बाहर ऐसा रिजल्ट आता है, अनएक्सपेक्टेड जिसको कह सकते हैं, ऐसा रिजल्ट आता है जो आपको बाद में मजबूर कर देगा कि यार ये तो अचानक चमत्कार हो गया। लेकिन आप जब सोचते हैं कि हाँ हमको ऐसा कुछ करना है, सारा मतलब इसमें टेक्निक बताया हुआ, तरीका बताया हुआ कि किस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, तो एटॉमिक हैबिट्स ये बुक पढ़ना चाहिए, बेहतरीन किताब है। एल्केमिस्ट भी बेहतरीन किताब है, रुक जाना नहीं निशांत जैन का किताब है दोस्तों, IAS ऑफिसर खुद हैं, हिंदी मीडियम से ये IAS ऑफिसर रहे हैं, बड़ी सुंदर लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है। डार्क हॉर्स, इन्होंने भी एक नीलोत्पाल का नाम सुने होंगे, ये भी मुखर्जी नगर में यही UPSC का प्रिपरेशन करने के लिए गए थे दोस्तों, वहाँ अपना अनुभव शेयर किए कि कैसे वहाँ पर स्टूडेंट्स रहता है, क्या क्या परेशानियाँ होती, सब चीज़ के बारे में लिखा है इन्होंने डार्क हॉर्स में। गबन प्रेमचंद जिनके बारे में क्या कहना दोस्तों, आधुनिक भारत की कह सकते हैं, ये मॉडर्न उपन्यासकार जो हैं उसमें सबसे फेमस जो रहे कब मतलब प्रेमचंद जी रहे। इनकी जो भी किताब है, गबन है, गोदान है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, बहुत सारा किताब है दोस्तों, एक पर एक बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। इनकी जो शब्दावली पढ़िएगा, कहानी जो पढ़िएगा दोस्तों, ग्रामीण, बस ग्रामीण परिवेश का कहानियाँ हैं, झुमरी कह सकते हैं, जलपा, रमानाथ, दयानाथ, इतनी सुंदर कविता कहानियाँ लिखी हुई दोस्तों, मंत्रमुग्ध कर देगा। आपका लगेगा कि हमारा टाइम जो है एक प्रकार से इन्वेस्ट हो रहा है, वेस्ट नहीं दोस्तों। सोशल मीडिया पर आप क्या कर रहे हैं, आप अपना कुछ फोटो शेयर करते हैं, दूसरे का फोटो आप देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उससे क्या हो जाता है, ये टाइम पर किल हो रहा है, वेस्ट नहीं किल हो रहा है दोस्तों। समय कहते हैं ना, समय जो है आपका, वक्त जो है दोस्तों, कोयले को कोहिनूर बना देता है। कोयला है,
कोयले को कोहिनूर बना देता है वक्त। ओके, कोयला जानते हैं कोयला कितना काला होता है। कोहिनूर दोस्तों पूरी दुनिया में विश्व विख्यात है कोहिनूर। तो ये बनता कहाँ से है? कोयला से ही बनता है अल्टीमेटली, लेकिन वक्त लगता है। तो आप अपने वक्त को कहाँ वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, किल करते हैं, ये आपको सोचना चाहिए। समय निकाल के दोस्तों खुद पे टाइम दीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको कई सारा बुक्स पढ़ना होगा दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े आदमी जो जानते होंगे, जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, वो भी अपने दिनचर्या में कुछ बहुत बुक्स को ऐड किए दोस्तों। हमको देखिएगा उनका जो भी सेल्फ रहता है उसमें किताबें भरी रहती है और सबको उन्होंने अध्ययन किया रहता है और अपनी आदतों में सुधार लाते हैं, तब जाके वो कुछ बनते हैं। रिच डैड पुअर डैड दोस्तों, इनके बारे में क्या कहना, कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। पैसा ही सब चीज़ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैसा बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करती है दोस्तों। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इस किताब में मिल जाएगा। अच्छा बोलने की कला और कामयाबी दोस्तों, बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि हमारा लुक्स बेहतरीन होना चाहिए। जो हम अपीयरेंस, मेरा जो प्राइमरी अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है दोस्तों, देखने में हमारा क्लॉथ सुंदर होना चाहिए, हमारे चेहरा बेहतरीन चमक होना चाहिए चेहरा पर, परफ्यूम वगैरह, ताकि लोग हमको सामने से देख के अट्रैक्ट करें। ओके, लेकिन ये जो फिजिकल अपीयरेंस है दोस्तों, बाहरी अपीयरेंस, ये कुछ देर तक ही रहता है। अल्टीमेटली आप किसी से जब मिलते हैं तो आप उनसे क्या बोले थे, किस प्रकार से आपका उनका मिलन हुआ था, मीटिंग्स हुआ था, मीटिंग्स में क्या क्या काम हुआ था, आपके बीच में क्या क्या वार्तालाप हुआ था दोस्तों, अल्टीमेटली वही चीज़ याद रहता है। 10 दिन के बाद आपको पता भी नहीं होगा क्या पिछले 10 दिन पहले जिससे भी मिले थे उन्होंने क्या पहन के आया था। ओके, ये सब पता नहीं रहता है, ध्यान भी नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, कितना आप पे इम्पैक्ट किया, ये जरूर ध्यान रहता है। ओके, तो बोलना बहुत बड़ी कला है दोस्तों, जिसको बोलना आता है। नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, इतना अच्छा बोलने आता है उनको, आज पूरी दुनिया पे एक प्रकार से कह सकती है कि राज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। विश्व के सबसे बेहतरीन नेताओं में से एक है नरेंद्र मोदी जी। किसके कारण? ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा योग्यताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो योग्यता है दोस्तों उनकी जो है स्पीकिंग स्किल है, बेहतरीन है, लाजवाब है, सुपर्ब है। तो ये किताब पढ़ के दोस्तों किस किस चीज़ों पर काम करना चाहिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अच्छा बोलने की कला, अनफक योर ब्रेन, यदि आप में एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, ये सब किसी प्रकार का एव है दोस्तों, तो आप जरूर इस किताब को पढ़ें। ये आपको साइंस के मेथड से कैसे उसको हम दूर करें। हम में है दोस्तों, हम सब में बहुत सारी बुराइयां हैं, बस हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। हमको लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं है, मामूली बात है, समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इस पर काम करना चाहिए। बेहतरीन यदि इंसान बनना है हमें, फ्यूचर में यदि कुछ बड़ा करना है, कुछ हम सोचे हुए हैं, तो उसके लिए आपको अभी से काम करना पड़ेगा। समय जा रहा है, समय बीत रहा है, और बीता हुआ समय फिर कभी नहीं आता। कहते ना, पैसा से भी ज़्यादा कीमती है दोस्तों आपका वक्त, बहुत ज़्यादा कीमती है। हम तो पहले ही बोले थे दोस्तों, वक्त जो है कोयले को कोहिनूर कर देता है। तो ज़रूर आपको वक्त निकाल के इन बुक्स को पढ़ना चाहिए दोस्तों। हाइपर फोकस, अपने कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाएं, ये इसमें मतलब लिखा हुआ है कि हाउ टू वर्क लेस, कम काम करके भी हम ज़्यादा अचीव कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। एलन मस्क या बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत कम दोस्तों। शुरुआत के दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, बस हल्का फल्का काम कर रहे हैं, आज दुनिया भर का अचीव कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सब कहाँ से होता है, बुक्स हमें बेहतरीन तरीके से बताती है। तो जरूर आपको बुक्स पढ़ना चाहिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे बुक्स का लिंक है, इसके अलावा भी आप जरूर उसको जाके पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन ला सकते हैं दोस्तों। ओके, तो कोई क्वेरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपको पता चले कहाँ कहाँ हमको फोकस करना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। अंत में एक लाइन और कहेंगे दोस्तों कि वक्त बदलना सीखो या वक्त के साथ बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और एक और लाइन दोस्तों, रस्मरीथी का चर्चा हुआ था तो उसका हमको बेहतरीन लाइन लगता है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पे राह बनाते हैं। है कौन ऐसा विघ्न जग में, टिक सके आदमी के मग में, खमठोक ठोलता है जब नर, पत्थर के जाते पाँव खर, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। दोस्तों रस्मरीथी का बेहतरीन लाइन है। यदि आप सुबह उठ के दोस्तों मॉर्निंग में रस्मरीथी का ये लाइन्स पढ़ ले दोस्तों, तो वो दिन आपका बन जाए। आप चाहते हैं कि हमारा दौर आएगा दोस्तों, उसको कोई नहीं जानता है। आप आज को, टुडे को, टुमारो क्या होगा कोई नहीं जानता दोस्तों। जो बीत गया उसके बारे में आप सोच के कोई फायदा नहीं है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, कल क्या हो जाएगा दोस्तों, हम रहेंगे ना रहेंगे कोई नहीं जानता है। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आज को, हम अपने टुडे को दोस्तों, इसको हम बेहतरीन कर सकते हैं। जिसने अपने टुडे पे काम कर लिया है उसका फ्यूचर 100% मतलब बढ़िया होगा। और जो ये समय पर टाल देगा कि हम कल करेंगे, तो टुमारो नेवर कम्स दोस्तों, टुमारो नेवर कम्स। खैर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।